आज के शो में नैब ने साबिक खातून अव्वल की सहेली फरहत शहजादी उर्फ फराह खान से मुतालिक इंक्वायरी का आगाज कर दिया। फराह खान की मिल्कियत में 9 जायदादें, ज़रई जमीन, महंगी कार और बरतानिया में कायम कंपनी। फराह खान के अकाउंट में गुज़श्ता 3 साल में 84 करोड़ रुपए से जायद आए। फराह खान 9 बार अमेरिका और 6 बार यूएई भी गई। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आज नाज़रीन अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिसके साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। फराह खान के खिलाफ नैब की बाकायदा एक इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। ये इंक्वायरी किस तरह आगे बढ़ेगी, क्या मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और इस इंक्वायरी से हम क्या नतीजा कर सकते हैं, ये सारे अहम सवालात उठाने से कबल आपको बताते हैं कि नैब की जानिब से आज आने वाली प्रेस रिलीज में नैब ने क्या स्टेटमेंट दी है। फराह खान के मुतालिक नैब को क्या हक़ाइक़ अब तक सामने आए हैं। नैब के आने वाली इस प्रेस रिलीज में नैब ने साबिक खातून अव्वल की सहेली फरहत शहजादी, जो कि मारूफ अलमारूफ जिसे कहा जाता है फराह खान, फराह बीबी, फराह गोगी के नाम से जानी जाती हैं, उनके मुतालिक इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। इंक्वायरी जो है वो नामालूम ज़राए आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर की जाएगी। यानी उनके खिलाफ एक तो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस होगा, मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश की जाएगी। इस ज़मीन में डीजी नैब लाहौर को, जो कि रिसेंटली हमने देखा है कि अभी तब्दील हुए थे, उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। फराह खान की मिल्कियत में नैब के मुताबिक तकरीबन 9 जायदादें, जिसमें ज़रई ज़मीन, महंगी गाड़ी, 19 गाड़ियों का तस्करा उनके शौहर पहले ही कर चुके हैं कि हाँ उनके पास हैं, लेकिन हम ये बता चुके हैं आपको कल के उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स में उन 19 गाड़ियों का जिक्र नहीं है। इसके अलावा बरतानिया में एक कंपनी कायम है, नैब बताती है। फराह खान पर मुख्तलिफ कारोबार के नाम पर बहुत से बैंक अकाउंट रखने का इल्ज़ाम भी है। फराह खान के अकाउंट में गुज़श्ता 3 साल में तकरीबन 850 मिलियन रुपए आए हैं। 847 मिलियन यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 85 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनके अकाउंट में देखा गया है। ये रकम फराह खान के प्रोफाइल यानी उनकी जो इनकम है उससे मैच नहीं करती। ये रकम फराह खान के ज़ाती अकाउंट में डाली गई और फौरी तौर पर निकाल ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स में भी, ये नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी फराह खान पर गैर कानूनी ज़राए से असासे बनाने के इल्ज़ाम लगाए गए थे। फराह खान ने इनकम टैक्स रिटर्न्स में जो उनके असासे हैं 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े हैं। नैब प्रेस रिलीज में मजीद बताया गया है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक फराह खान 9 बार अमेरिका और 6 बार यूएई जा चुकी हैं इस दौरान। साल अब आपको बताएंगे, हमने आपको कल बताया था कि उनके जो रिटर्न्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, उनमें मुसलसल एक इजाफा हमने देखा। जो उनके रिटर्न्स, उनके एसेट्स थे, उनकी जो टोटल वर्थ थी वो 23 करोड़ रुपए से बढ़कर तकरीबन 1 करोड़ रुपए पहुंच गई, तकरीबन 97 करोड़ रुपए तक पहुंची थी और कोई भी जस्टिफाइबल सोर्स ऑफ इनकम उसकी मेंशन नहीं है। इसके अलावा उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर हमने ये भी देखा कि बहुत से तोहफे, तहाइफ, कर्जों का सिलसिला मौजूद था, जिसको कहा गया कि शायद लेयरिंग करके अपने जो टैक्स रिटर्न्स है, अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश की गई। कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स भी एक इल्ज़ाम है जो सामने आ रहा है उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। जिस तरह हमने बताया कि तकरीबन 19 गाड़ियां हैं, लेकिन उन गाड़ियों का तस्करा उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स में नहीं है, तो इस वजह से कंसीलमेंट ऑफ इनकम के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। फराह खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे पहले वाज़ेह बयानिया रहा है ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। हमने देखा है कि अपोजिशन जमातों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़कर बोलती रही है कि वो करप्शन में मुलव्वस रही है या चोरी में मुलव्वस रही है, लेकिन जो ही फराह खान का मामला सामने आया, हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल जवाब से कतरा रहे हैं। पहले इमरान खान साहब की वीडियो आपको दिखाते हैं, उनसे पूछा गया साबिक वजीर आजम से सहाफी ने कि फराह खान के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है क्या नहीं, तो जवाब देने से गुरेज किया गया और वहां से चल दिए, जवाब नहीं दिया। इमरान खान साहब ने जब उनसे पूछा गया सहाफी ने क्या सवाल पूछा, आपको जरा दिखाते हैं। सर अगर एक सवाल का कर दें जवाब, सर आप पे इल्जाम है एक, उसका जवाब अगर दे दें। फराह खान से क्या ताल्लुक था सर आपका? सर सहाफियों के खिलाफ जो कैंपेन चलाते रहे, और इसी तरह आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब साबिक वजीर इत्तलात, कल उनका एक शॉट है जो आपको आज सुना रहे हैं, उनसे जब कल पूछा गया सवाल के फराह और उस पर लगने वाले इल्जामात,
तो फवाद चौधरी साहब ने कहा ये कौन है, अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो फिर जाएं तफ्तीश कर लें, लेकिन यहां पर लाताल्लुकी का इजहार किया गया फराह खान से। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह लाताल्लुकी का इजहार किया, ये भी जरा देखते हैं। सवाल किया गया जो जिस बात बदतमीजी थी, मेरा ये पॉइंट ये है कि क्या उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? फराह चौधरी के हवाले से जो सवाल हुआ, कल मरीन ने भी जिक्र किया और बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कि वहाँ पे बाकायदा सवाल किया गया और खान साहब भाग गए। तो आपको नहीं लगता इस पर जवाब आना चाहिए कि फराह चौधरी के हवाले से जो सवाल हुआ था, पूछा गया था ये कौन है? हमें क्या अगर देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर उनके जो मरियम नवाज हुकूमत में है केस क्यों नहीं करना? सवाल तो ये है ना कि जो हुकूमत आपसे पूछे कि अगर उनके ऊपर एविडेंस है तो वो किधर है, केसेस किधर है, उनको लेते हैं केस करें। ये था फवाद चौधरी साहब से पूछा गया सवाल। लेकिन इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नहीं कई बार फराह साहिबा को ओन कर चुकी है। फराह बीबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सेनेट में कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने ला चुकी है, और इसी दौरान सब में पहले इनकी असासाजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा हुई थी। उसकी दस्तावेजात भी हम आपको प्रोग्राम में बहुत कबल दिखा चुके हैं, बहुत पहले दिखा चुके हैं। यही नहीं बल्कि उनको कवरिंग कैंडिडेट बनाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट भी किया था। उस ट्वीट पर उन्होंने कहा था कि जो ये खातून है, इनको पंजाब से जो बेसिकली डॉक्टर जुर्का है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले से नॉमिनेट हैं और फराह बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट में कहा था कि कई सालों से जमात में हैं, उन्होंने सेनेट की कागजात के लिए जो जमा कराए वो उनका हक है, वो पार्टी की कवरिंग उम्मीदवार हैं और तनकीद से पहले हकाइक जानने चाहिए। और साथ साथ उन्होंने उनकी तारीफ में मजीद ये भी कहा था कि वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस करती हैं और हमें खवातीन को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ना कि उन पर बेजा तनकीद करनी चाहिए। पार्टी के हर ओहदेदार और मेंबर का हक है कि कागजात जमा करवाए। इसमें खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी पर तनकीद करना और उनको बेजा इस मामले में लाना दुरुस्त नहीं है। नैब की प्रेस रिलीज में नाज़रीन जो अहम तरीन मामला सामने है वो भी आपके सामने रखते हैं। नैब की प्रेस रिलीज में नैब ने जहां दो अहम एलिगेशंस का तस्करा किया है। एक एलिगेशन है एक्यूमुलेशन ऑफ इलीगल एसेट्स, जिस तरह हमने बताया कि उनके असासाजात में इजाफा हुआ, मुसलसल तकरीबन 23 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ तक गए। लेकिन दूसरा अहम पहलू ये है और हम सवाल जरूर उठाएंगे, क्या नैब दूसरे लोगों को भी ज़ेर तफ्तीश लाएगी? कल हमने आपको बताया था कि फखर दुरानी साहब की एक स्टोरी सामने आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से न सिर्फ फराह बीबी बल्कि उनकी बहन, उनके शौहर, उनके ससुर और दीगर अहले खाना के असासों में भी हमने देखा कि गुज़श्ता 3 या 4 साल के अरसे के दौरान एक इजाफा देखने में आया। साथ साथ जो बियॉन्ड सोर्स ऑफ इनकम का केस बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो असासाजात बढ़े, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, ये बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो जस्टिफाइबल नहीं थी। जो उनके एनुअल टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो 5 मिलियन एनुअली यानी तकरीबन 50 लाख रुपए बनती है। लेकिन इसके बरक्स उनके असासाजात में जो इजाफा हुआ है वो 23 करोड़ रुपए से बढ़कर तकरीबन 1 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो ये दूसरा अहम तजाद है जो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में सामने आया है। दूसरा अहम इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, और आपको ये बताते चलें कि इस सिलसिले में FIA भी एक इंक्वायरी करने के सिलसिले में, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो फराह बीबी के अकाउंट में कुछ फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन हुई थी। जिस जमाने में डॉलर बढ़ रहा था बहुत ज्यादा, तो बहुत से अमाउंट में डॉलर खरीदे गए थे और FIA ने इनको नोटिस दिया था। लेकिन बाद में ये इंक्वायरी भी दम तोड़ गई थी, दब गई थी, फाइलों में दब गई थी। इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ सकी थी। ओवरऑल इनके अकाउंट में तकरीबन 847 मिलियन रुपीस का कहा गया कि टर्नओवर फाउंड हुआ है पिछले 3 साल के दौरान, और ये जो क्रेडिट था इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में रिसीव किया। दैट वाज विड्रॉन इमीडिएटली नैब के मुताबिक, और उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो उन्होंने मामलात देखे हैं नैब ने, तो उसको लगता है कि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। इस प्रोग्राम को इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे तो अहम तरीन सवाल उठाएंगे, क्या इसका ताल्लुक इमरान खान साहब की हुकूमत से जोड़ा जा सकता है कि संगीन इल्जामात फराह शहजादी, फराह खान, फराह बीबी पर लगे हैं कि वो गवर्नेंस के हवाले से भी अहम तरीन पंजाब में फैसले करती थी। तो ये जो रकम बनी है, क्या इसका साबका हुक्मरानों से कोई ताल्लुक जोड़ा जा सकता है या नहीं? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ हो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं। नैब ने नोटिस लिया है फराह जो खान है उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी का जो आगाज़ हो चुका है। जो अहम इल्ज़ामात हैं उसमें हमने जिस तरह बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग है, एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स है, एसेट बियॉन्ड मीन्स का इल्ज़ाम है। मेरे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन प्रोग्राम में मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या जो मुसलसल स्कैंडल्स आ रहे हैं, क्या इमरान खान साहब की पर या उनके बयानिए पर इसका मनफी असर सियासी तौर पर?
देखिए, मैं समझता हूँ वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब अच्छे खासे डैमेज होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के पास एक ही बयानिया था, वो ये था कि वो एहतसाबी अमल को मुकम्मल करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं और चोरों और डाकुओं को उनसे पैसे निकालेंगे और मुल्क के अंदर एक शफाफियत के निज़ाम को राइज करेंगे। और दूसरा ये था कि वो खुद ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और किसी सूरत भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते। अब के अगर अपने ही जो है फैमिली के अराकीन हों या उनके बहुत करीबी अजीज हों, वज़रा को तो छोड़ें, जो उनके जिनके ताने बाने उनके अपनी फैमिली से जाके मिलते हों, वहाँ से अगर करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के ऊपर सवालात उठेंगे और ये उनके पॉलिटिकल जो है एक बयानिया उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सही। और ये बताएगा नसरुल्लाह साहब, ये भी बताएगा, ये फरमाएगा कि आपने ये देखा कि पहले तो तहरीक इंसाफ ने, कल भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फराह खान कौन है हमें नहीं पता। इससे पहले शहबाज गिल साहब उनके हक में ट्वीट भी कर चुके हैं जब वो कवरिंग कैंडिडेट थी। तो ये जो कहा जा रहा है, पहले इमरान खान साहब ने सहाफी का जवाब नहीं दिया कि फराह खान से जब उनसे पूछा गया, तो क्या ये कह देना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या ये काफी है? ये जस्टिफाई कर देता है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था फराह खान से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो भी पंजाब की सियासत के अंदर जो लोग जानते हैं, वाकिफ हैं, उन्हें उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती से लेके फराह खान के वहाँ पंजाब हुकूमत में किरदार और फिर जो खातून अव्वल है बुशरा बीबी, उनके साथ जो रिलेशन है फराह बीबी के, और फिर जिस तरीके से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के नाम पे, तसव्वुफ यूनिवर्सिटी के नाम पे या जो मुख्तलिफ इदारे कायम करने के नाम पे जो ज़मीन मुख्तलिफ जगहों से लोगों से ली गई, वसाइल लिए गए, इकबाल लोगों से पैसे लिए गए, ये सारी दास्तानें जब सामने आएंगी तो पीटीआई इसको निगेट नहीं कर सकेगी। और अभी बहुत सी चीज़ें खुलना बाकी हैं। आपको याद होगा अब्दुल अलीम खान जो कि पंजाब में सीनियर वजीर रहे, पीटीआई के रुकने सूबाई असम्बली हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था मेरा मुंह ना खुलवाएं, मेरे पास बहुत से राज हैं और मैं वो बहुत से राज वक्त आने पर आश्कार कर सकता हूँ। अलीम खान साहब जानते हैं कि पंजाब के अंदर, बाकी लोग भी जानते हैं कि पंजाब के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, मुख्तलिफ फर्मों को ठेके देने की बात हो, या गवर्नेंस में जितनी इन्वायरमेंट फराह खान की थी, ये शायद हर कोई इससे वाकिफ है। फिर जिस तरीके से बुज़दार साहब पर इल्जाम लगे, बुज़दार साहब तो ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं किसी जगह पे कि इक़्तिदार का मरकज पंजाब में एक था नहीं, 6 मराकज थे। बनी गाला से कंट्रोल किया जाता था पंजाब को, फिर उसके साथ साथ चौधरी परवेज लाई पंजाब को कंट्रोल करते थे, चौधरी सरवर साहब पंजाब को कंट्रोल करते थे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें आस्ते आस्ते खुलेंगी और अच्छा, बहुत सारी चीजें अभी बहुत जब आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारी चीजें खुलेंगी नसरुल्लाह साहब, मैं हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक डायरेक्टर नैब भी प्रोग्राम में मौजूद है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन नसरुल्लाह साहब, आप समझते हैं कि क्या दायराकार वसी होता है अगर तफ्तीश का, और जब आप कहते हैं कि बहुत सारी चीजें खुलेंगी, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन जो फराह खान पर होगी, ये इमरान खान साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर आला पंजाब, ये जो इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब हैं, उन पर और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर भी जा सकती हैं? इस केस की जो आग है उसकी तपिश वहां तक भी पहुंच सकती है? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, बहुत सारी इंक्वायरीज होंगी, बहुत सारे स्कैंडल सामने। अब ये हुकूमत के ऊपर या नैब के ऊपर मुनहसर है कि उसको किस हद तक आगे बढ़ाती है। क्या मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है इसको मजीद इससे बढ़ेगा या कम होगा? अलबत्ता ये तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि बहुत से फाइलें मुकम्मल हो चुकी हैं, और जब पंजाब में हुकूमत थी पीटीआई की, उस वक्त भी मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, सिविल इदारों की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये सारी फाइलें इमरान खान साहब तक पहुँचाई गई थी। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है इस बारे में बताया गया था, और फिर केपीके की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत में होते हुए दबा दी गई थी, वो भी सामने आ जाएंगी। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की डैमेजिंग ये चीज़ें होंगी। और आप देखिएगा कुछ दिनों तक आपको ये भी नजर आएगा जेएलएम के अंदर एक यूनिवर्सिटी के जो क़याम अमल में लाया जा रहा था, वहाँ ज़मीन कैसे खरीदी गई, क्यों खरीदी गई, उसके मोटिव्स क्या थे, और उसके पीछे कौन से प्रॉपर्टी टाइकॉन उसके साथ इन्वॉल्व थे, ये चीज़ें भी आस्ता आस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी। ये अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो सूबाई वज़रा खुद लेके, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे उनके पास गए, उनको जाके बताया, लेकिन आगे से उनको जो जवाब मिलता था उससे वो परेशान भी होते थे, आके मीडिया अराकीन से बात भी करते थे कि हमने खान साहब के नॉलेज में ये चीज़ लेकर आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं अच्छा, ये जो फाइलें खुलेंगी नसरुल्लाह मलिक साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर ये फाइलें खुलेंगी तो नैब खुलेगी और फाइलें मंतक़े अंजाम तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? क्योंकि इससे पहले नैब साबका हुकूमत में तकरीबन 150 हाई प्रोफाइल केसेस पर 3 अरब रुपए इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पे खर्च कर चुकी है। उनमें से 80% केसेस जो थे वो
बेल पर हैं या 5% केसेस जो थे वो एक्विट हो गए मुअज़्ज़ज़ अदालतों से, और 15% केसेस की इंक्वायरीज नैब ने अदम सबूत की बुनियाद या दीगर वजूहात की बुनियाद पर खुद बंद कर दी। तो क्या आपको लगता है कि नैब फराह खान के केस को आगे पहुंचा सकेगी बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड? देखिए, दो चीजें होंगी। एक, पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है उसको अगर आप थोड़ा सा जान लें तो उसमें यह है कि बाज़ औक़ात बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गलत हुई होती हैं, लेकिन उनके जब अप्रूव्स दरकार होते हैं तो बहुत सा जो है वो फायदा उस मुल्ज़िम को जरूर पहुंचता है। जैसा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में बहुत सी चीजें की गई, मौजूदा हुकूमत ने भी की, जैसे लेकिन दूसरे चीज जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की होती रही, मुख्तलिफ तैनातियों की होती रही, अगर उसमें जो ब्राइब हुआ है, ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसको पकड़ना आसान नहीं है। ये नैब के लिए भी आसान होगा, किसी और इदारे के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन जो सासे बनाए गए, ये जो ट्रांसफर हुई अकाउंट्स के अंदर, उस पर बहरहाल मुश्किल पेश आ सकती है फर्राह खान को और दीगर लोगों की भी। जो जमीन अलाटमेंट की गई, वो जमीन अलाटमेंट के एवज जो बाकी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज को जो सपोर्ट मिली या उनको जो मदद दी गई, ये भी ऐसी चीजें हैं जिससे काफी हद तक जो है वो इमरान खान साहब या उनकी टीम मुश्किल में आ सकती है। बड़े मोतबर जराये के मुताबिक खान साहब ने कुछ दिन पहले खुद ही कहा है कि मैंने फलां जो है ऑफिसर को इसलिए तैनात किया हुआ था कि वो फलां जगह पे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जो हाउसिंग स्कीमें थी उनको उन लोगों को फैसिलिटेट भी करते रहे जो आज हमारे मुखालिफ हैं। तो इस लिहाज से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चीजें सामने आएंगी, लेकिन मुकदमात हतमी इंजाम को पहुंचते हैं, ये बात आपकी बात दुरुस्त है। बहुत से ऐसे केसेस होंगे और यही सवाल मैं हारिस नवाज साहब के सामने रखना चाहूंगा। रसूलुल्लाह साहब साथ हैं। हारिस नवाज साहब, ये फरमाइएगा कि जो फराह शहजादी, फराह खान है, फराह बीबी, फराह गोगी, इनके असासों में इजाफा हुआ, उनके टैक्स रिटर्न्स कहते हैं कि इजाफा हुआ, 23 करोड़ रुपए से इजाफा होकर 97 करोड़ रुपए का हुआ। उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी जस्टिफाइबल नहीं है, ये बात भी उनके टैक्स रिटर्न्स बताते हैं कि 5 मिलियन की उनकी एनुअल इनकम शो होती है, असासे उससे ज्यादा बढ़े। फिर उनके अहले खाना के जो है, उनके शौहर, उनकी बहन, उनके असासों में भी इजाफा हुआ, उनके ससुर के असासों में भी इजाफा हुआ, अलबत्ता वो ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे साबित करेगी नैब के इजाफा इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत या इमरान खान साहब की हुकूमत की वजह से हुआ, क्योंकि बज़ाहिर उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। हारिस नवाज साहब देखें, उसमें सफान बात यह है कि ये उनको देखना चाहिए नैब को कि वो ज़ाहिर वो देखेंगे इन्होंने टैक्स रिटर्न 2018, 2017, 18, 19, 19, 20, 21 की क्या रिटर्न की है, उसमें अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या बताया। नंबर 2, वो अकाउंट में पैसे जो आए हैं वो उसकी सोर्स आने की क्या थी, और उसके बाद अगर वो 84 मिलियन पे गए हैं, 840 मिलियन पे, तो वो पता चलेगा कि वो किधर से आए हैं और फिर वो कहाँ निकल के गए हैं, ये भी पैसे पता चल जाएगा। और अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उनके टैक्स रिटर्न में नहीं है, तो ज़रा ये इलीगल पैसा है, अब ये डिटेक्ट करना नैब में, उनकी प्रोसिक्यूशन टीम में कि ये पैसे कहाँ से हैं। लेकिन ऐसे जो पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं, जनरली ये बड़ा मुश्किल होता है डिटर्मिन करना। लेकिन डिटर्मिन सिर्फ एक बात से हो जाएगा कि क्यों कंप्यूटराइज सिस्टम है, 2+2 है, अगर अकाउंट में पैसे आए हैं तो पैसे कहाँ से आए और पैसे कहाँ गए, और वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा बात है। अगर आप ये करेंगे कि पंजाब के वज़ीर आला की इंक्वायरी इज अ डिफरेंट थिंग, अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं है और उन्हें इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नैब के कानून में हारिस नवाज साहब एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होता है, एक एसेट बियॉन्ड मीन्स होता है। अब यहाँ पर एसेट बियॉन्ड मीन्स तो है, इससे पहले हमने जितने भी ब्यूरोक्रेट से केस देखे हैं तो एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस बनता है कि इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और उस बुनियाद पर मटीरियल गेन हासिल किया, और उस मटीरियल गेन के मुताबिक के हिसाब से उन्होंने अपने एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी असासाजात बनाए। तो फराह तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तो नहीं हुई। अगर एसेट बनाए हैं तो वो तो एक प्राइवेट पर्सन हुई ना, या पब्लिक ऑफिस तो नहीं होल्डर हुई, फिर नैब कैसे केस बनाएगा? पता चल जाएगा ना कि अब वो खुद जब इंक्वायरी करेंगे तो वो खुद बताएंगे कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया। मुझे मैं किसकी फ्रंट लेडी थी, या मैं चीफ मिनिस्टर के फ्रंट लेडी बनी हुई थी उनके बिहाफ पे, या प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो उनके थे उनके साथ मिलकर कर रही थी प्रिंसिपल स्टाफ इंक्वायरी। इसमें जब प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होगा सेक्रेटरी, उसकी भी इंक्वायरी होगी, उससे भी पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ ये अपने विटनेसेस भी लें जो कहेंगे हाँ जी हमने ये पैसे दिए थे, और वो उसका कोई प्रूफ लें। तो ये चीज़ें नैब अगर सही इंक्वायरी करें, प्रोसिक्यूशन अच्छी हो, तो मेरे ख्याल में, और इसको एक्सपेडाइट भी करनी चाहिए ताकि देखें ये चीज़ जरूर चेक जरूर करनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे अगर शहबाज शरीफ की, हमदा शहबाज की, मरीन नवाज की इंक्वायरियाँ हो सकती हैं, तो किसी की भी होनी चाहिए। अपने जो मशहूर
नाम हुआ था, अब कैसे हुआ ये अब नैब की जिम्मेदारी है। और मैं यही सवाल मैं नसरुल्लाह मलिक साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत के बहुत से अहम लोग जैसे शाहिद हसन अब्बासी साहब और दीगर बहुत से कह चुके हैं कि और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, आपके शोज में भी, हमारे शोज में भी, चैनल पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बोलते हैं कि नैब को बंद कर देना चाहिए। अब अगर यही नैब फराह खान के खिलाफ करेगा और पीटीआई कहे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो मौजूदा हुकूमत कहती थी साबका दौर में, तो क्या फर्क होगा दोनों बातों में? ये बात वही एक ही बात होगी, ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही होगी नैब? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो शायद हसन अब्बासी साहब का मौक़िफ़ है या बाकी दीगर लोगों का मौक़िफ़ है कि नैब को हर दौर में इस्तेमाल किया जाता रहा है, किसी को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, बाद सियासी जमातों को तोड़ने के लिए, बाद सियासी जमात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर अब भी कुछ लोगों की राय है कि नैब को मौजूदा जिस सूरत में नैब है, इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नैब के नैब के पूरे निज़ाम को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन चूँकि आपको पता है इस वक्त पॉलिटिकल नंबर गेम्स चल रही है और हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत है वो ज़रूर चाहेगी कि जिस तरीके से माजी में मियां नवाज शरीफ को, शरीफ फैमिली को, पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली गंदा किया गया, उनके खिलाफ केसेस उछाले गए। बाज़ ऐसे केसेस हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। मतलब आशियाना लाहौर का अगर स्कैंडल ही ले लें, एक आशियाना स्कीम शुरू नहीं हुई थी तो 14 अरब रुपए का उनके खिलाफ केस बना दिया गया, जिसकी आगाज ही नहीं हुआ, जिसकी ना किसी को टेंडर देने के बाद ज़मीन पंजाब गवर्नमेंट ने हवाले की उस ठेकेदार के, ना उस पर कोई पेशरफ्त हुई, लेकिन उसको पॉलिटिकल मोटिव्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत में ये चाहती है, ये चाह रही है कि कम अज़ कम वो जो बयानियाँ पीटीआई बनाकर चल रही है कि वो वाहिद दयानतदार पार्टी है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई करप्शन नहीं की, तो ये इसको पॉलिटिकली ज़रूर उछाला जाएगा। अब केसेस किस तरफ जाते हैं, खत्मी इंजाम तक कैसे पहुँचते हैं, क्या कोई लोगों को पैसा वापस दिया जाता है, ये एक लंबा अरसा दरकार है और एक मुश्किल सवाल भी है। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे कि वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको पकड़ना आसान नहीं है। अब मैं आपसे छोटी सी एक दो अर्ज करूँ, जहांगीर खान तरीन या अब्दुल अलीम खान साहब इमरान खान साहब के ऊपर पैसे खर्च करते रहे हैं और बारहा अपनी निजी महफिलों में बता चुके हैं कि किस तरीके से पैसे खर्च करते रहे, लेकिन ये ऐसा केस नहीं बन सकता कि इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का कोई मुकदमा बन सके। अलबत्ता ये ओबलाइज होने का एक अखलाकी तौर पे एक बुरा फेल जरूर है। यानी आप गाड़ी भी इस्तेमाल करें, बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो भी अपने उन दोस्तों से लें जो आपसे टिकट के उम्मीदवार थे या पार्टी के अंदर ओहदे चाहते थे, लेकिन आपके ऊपर पैसे निछावर करते रहे, तो इसको आप उस दयानतदारी के जुमरे में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप समझें कि इस पर मुकदमा बन सकते हैं तो मुकदमा यकीनी बात है, इस पर नहीं बन सकते। अच्छा, दूसरा जो अहम मामला आपने भी बताना मैं हारिस साहब आप दोनों के सामने एक सवाल रखना चाहूंगा। पहले जो अल कादिर यूनिवर्सिटी का तस्करा नसरुल्लाह मलिक साहब कर रहे थे, ये क्या, क्योंकि इसके जो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, हमने भी दिखाए थे कल, इन डॉक्यूमेंट्स में बुशरा खान के दस्तखत हैं जो कि अहलियां हैं इमरान खान साहब, यानी साबका खातून अव्वल है इमरान खान साहब की अहलियां हैं। तो क्या वजीर आजम की अहलिया एक टाइकोन के साथ एक प्रॉपर्टी ले सकती हैं, उस पर ट्रस्ट बना सकती हैं? क्या वजीर आजम उस पर ट्रस्ट का चेयरमैन हो सकता है? वो डोनेशन जो 180 मिलियन यानी 18 करोड़ रुपए की उन्हें एक साल में मिलती हैं, उसके बावजूद ये ट्रस्ट जो है ये 37 स्टूडेंट से यानी फीस भी लेता है, ट्यूशन फीस भी लेता है। तो ये क्या कानूनी तौर पे कोई मुकदमा बनता है नसरुल्लाह मलिक साहब, या ये भी मामला इखलाकी है? और यहाँ पर भी फरज शहजादी जो हैं वो ट्रस्टी बन जाती हैं रूहानियत की एक यूनिवर्सिटी की, तो ये क्या इखलाकी मामला है, कानूनी मामला है, क्या है ये नसरुल्लाह मलिक साहब? कानूनी तौर पे भी ये गलत है, इखलाकी तौर पे भी गलत है। वजीर आजम की अहलिया को, बुशरा बीबी को इमरान खान साहब के निकाह में आने से पहले या खातून अव्वल बनने से पहले उनको मलिक रियाज साहब हों या कोई बड़े बिजनेस टाइकून हो, क्या वो 5 रुपए भी देने को तैयार थे? हरगिज नहीं। यानी ये उस ओहदे का इस्तेमाल किया गया, उस ओहदे का इस्तेमाल करके आपने कहा जी हम तसव्वुफ की यूनिवर्सिटियाँ बनाना चाहते हैं, हम फला जगह पे यतीम खाने बनाना चाहते हैं, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत आप फंड रेजिंग शुरू कर दें, आप लोगों से डोनेशन लेना शुरू कर दें। अगर वो इस ओहदे पर इमरान खान साहब इस मनसब पर फायज ना होते तो यकीनी बात है उनको ये पैसे कभी ना मिलते। अभी बहुत सी दास्तानें सामने आएंगी, मैं जैसे पहले आप शायद की कि बहुत से लोग बताएंगे कि वो किस तरीके से डोनेशन उनसे मांगा जाता था या दिया करते थे। ये कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी कि वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में बैठी हुई खातून अव्वल किस तरीके से बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ उनके हाथ थे और फराह बीबी लाहौर में क्या किरदार अदा कर रही थी। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें इखलाकी तौर पर गलत होने के साथ साथ कानूनी तौर पर भी एक गलती ज़रूर है कि उस इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करना,
फिर अपने उस ट्रस्ट की खुद बनना। ठीक है, और ये बिल्कुल बजा पॉइंट है, समझ भी आता है रसूलुल्लाह साहब कि अगर वो अहलिया ना होती इमरान खान साहब की तो शायद जमीन भी ना मिलती और शायद ये बनती भी ना यूनिवर्सिटी। हारिस नवाज साहब, इज दिस आल्सो अ नैब केस अकॉर्डिंग टू द नैब ऑर्डिनेंस? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, देखें, इसमें ये है कि अगर तो ये पैसा जो भी डोनेशन हुई है वो ये देखना है कि ये क्या वो प्रॉपर अकाउंटेड फॉर है, क्या वो एक जो यूनिवर्सिटी अलकादर बना से उसके अकाउंट में गई है, आगे उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, जो इस्तेमाल वो फिजिकल चीज़ें मौजूद हैं, अगर लैंड खरीदी है तो उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, किस तरह खरीदी गई, ये सारी चीज़ें चेक करने की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी होगा। तो अगर कहीं गलत बात है तो डेफिनेटली वो चेक हो सकता है। सेकंड सफान, ये बात है, देखिए नैब की जो हम बात कर रहे हैं ना, नैब एक बहुत अच्छा इदारा है। हाँ, जरूर है कि 99 में बना था ऑर्डिनेंस, अब तक उसमें कई खामियां भी होंगी, तो हमें ये चाहिए उसको और इम्प्रूव करें, उसको बेहतर करें, जो खामियां वो दूर करें। एक ही पाकिस्तान में ये एक जो है ना ये जो एक अदारा ऐसा बना है जो करप्शन को देखता है, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको और बेहतर करें और जो कहीं हाई हैंडेडनेस है वो भी ठीक करें ताकि कहीं ना कहीं किसी के ऊपर तो कोई डर ले जहाँ पे। लेकिन डर तो है ना, अगर ये भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जरूर देख लें कि इसको कैसे बेहतर करना है, ऑर्डिनेंस में कुछ चेंजेस करनी है कर लें। उसके बाद चेयरमैन। लेकिन हारिस साहब, सवाल मैंने उस वक्त नसरुल्लाह साहब से पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ, 210 ऑपोजिशन के मेंबरान और 48 हुकूमती, यानी पीटीआई के दौर की बात बता रहा हूँ, हुकूमती अरकान के खिलाफ उस वक्त इंक्वायरीज बनी थी। लेकिन हमने देखा प्रोसिक्यूशन में जाके मामला जो है उस पर बेल की उस पर हो गई 80% केसेस के अंदर। मेरे साथ अल्ताफ भवानी साहब भी साबिक डीजी नैब कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए। अल्ताफ भवानी साहब, आज फराह खान एक और किरदार जो सामने आ रहा था, इस पर नैब ने आज एक इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। अगर इस केस के बेसिक नुकात देखें तो एसेट बियॉन्ड मीन्स का मामला है और 847 मिलियन उनके अकाउंट्स में कहा गया, उनकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाई नहीं हो रही है। आपको लगता है ये केस पीटीआई जो इस वक्त ऑपोजिशन है वो कहेगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब कर रहा है, और क्या ये केस नैब मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएगी? अल्ताफ भवानी साहब, ये थोड़ा सा दोबारा अपना सवाल रिपीट करेंगे? भवानी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फराह खान के ऊपर भी आज नैब ने एक इंक्वायरी का आगाज कर दिया है, जो साबका खातून अव्वल की सहेली कही जाती हैं, जिनके ऊपर अलीम खान साहब ने पहले इल्जाम लगाए थे। नैब ने आज अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि उनके अकाउंट्स में 850 मिलियन तक की ट्रांजैक्शंस तकरीबन हुई हैं, निकाले गए हैं पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा भी है और एसेट बियॉन्ड मींस का भी शुबा है। क्या आपको लगता है कि यह केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? क्योंकि नैब पर यह अक्सर इल्जाम लगता है कि केसेस शुरू तो हुए, मंतकी अंजाम तक हाई प्रोफाइल केसेस नहीं पहुंचे। देखिए, बात यह है कि नैब को इल्जाम देना जो है वो तो मेरा ख्याल है अब एक फैशन बन गया है जी। बेसिकली तो ये इस वक्त जो केसेस कोर्ट में भी हैं जी, उन पे भी आप देख लीजिए कि जो है वो मुल्जिम पर जो है वो केस जो है आगे चल नहीं रहा और मुल्जिम जो है वो अदालत से मुख्तलिफ बहानों की बुनियाद पर जो है अदालत से एब्सेंट हो जाते हैं और उनके फर पे जुर्म भी आयद नहीं होने दी जा रही। तो बेसिकली तो नैब को जो है बदनाम करना एक फैशन बन गया है हमारे मुल्क के अंदर, चूंकि नैब जो है वो रिस्पॉन्ड बैक नहीं करता प्रॉपरली। दूसरी बात ये है कि ये जो इंक्वायरी मंजूर हुई है तो ये देख लेंगे जी विद द पैसेज ऑफ टाइम कि अगर ये 800+ मिलियन की जो ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, अगर वो है तो डेफिनेटली शी वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और उनके खिलाफ केस बनेगा। अब असल बात ये है कि क्या ये जो मनी ट्रेल है, क्या ये उन पॉलिटिशियंस तक पहुंचेगी जिनकी तरफ जो है वो इशारे दिए जा रहे हैं? ये असल बात देखिए। Exactly. यही असल बात है और यही हमारा सवाल था। और नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो खबरें हैं उनके पास इत्तलात हैं, उसके मुताबिक आगे बहुत सी और फाइलें हैं जो खुलने वाली हैं। शुक्रिया अदा करेंगे नसरुल्लाह मलिक साहब का, हारिस नवाज साहब का, अल्ताफ भवानी साहब का प्रोग्राम में जिन्होंने ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।